Lord Krishna Raman to all of you. This is Rachit Jain. Today we shall be discussing chapter number 5 of Indian economic development, and in this chapter we shall be discussing inward looking trade strategy, which would be the last topic of this chapter. Okay, we'll be moving towards 1991, a year of great divide after this. Okay, so let's look at inward looking trade strategy. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम होता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी, इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि जब हम लोग बात करते हैं कि 1951 से या 1960s में एक्चुअली ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी आई 1965 के आसपास. ठीक है, जब अमेरिका ने हमें फूड ग्रेन्स देने से मना कर दिया, ये बोल के कि या तो आप पाकिस्तान से वॉर बंद कीजिए, यानी कि जो पाकिस्तान ने इनिशिएट की हुई थी वो वॉर, उसको ख़त्म कीजिए, वरना हम आपको फूड ग्रेन्स नहीं देंगे. ठीक है, तब ये बेसिकली इंट्रोड्यूस की गई थी. ठीक है ना. इसको क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इसमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको हम प्रोटेक्शन देते हैं, किससे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से. ठीक है, और उसके साथ में जो इम्पोर्ट है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं बहुत सारी, किसके, ट्रेड के मतलब टैरिफ्स के थ्रू और कोटास के थ्रू. यानी कि जो टैरिफ्स हैं, यानी कि जो टैक्सेस लगते हैं वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, और उसके साथ में कोटा कर देते हैं, यानी कि आपको हमारे यहाँ चीज़ें भेजनी है, ठीक है आप भेजिए, लेकिन एक लिमिट लगा देते हैं कि आप 10 टन भेज सकते हैं, 20 टन भेज सकते हैं, इस तरह से. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इम्पोर्टिंग करने की जगह चीज़ों की, ठीक है, अपने यहाँ हम लोग उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना. और इस तरीके से क्या होता है, हम क्या बचाने की कोशिश करते हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के रूप में जो हमारे पास पैसा है उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं, किसके थ्रू, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू. यानी कि जो चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे थे उनको अपने देश में बनाते हैं. ठीक है, और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम किसके लिए बचाते हैं, भाई फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे हैं तो किसके लिए बचा रहे हैं, वो हम लोग बचाते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जो स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट में काम आएंगी. ठीक है ना. यानी कि ऐसी चीज़ें जैसे प्लांट और मशीनरी जो इंडिया में नहीं बन सकती, ठीक है, जो एसेंशियल हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसके लिए हम किसको बचाते हैं, फॉरेन ट्रेड को. यानी कि उन्हें ख़रीदने में हम अपना फॉरेन ट्रेड यूज़ करते हैं. क्योंकि देखिए आप अगर एक नई इंडस्ट्री लगाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली मशीन्स बनाने लगेंगे. ठीक है ना, उसके लिए टाइम लगता है, तो वो हम इंपोर्ट कर रहे थे और उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज को बचा रहे थे, जो कम इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, उनके थ्रू उनको अपने यहाँ बना के. ठीक है, नेक्स्ट, बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी द गवर्नमेंट प्रेफर्ड टू इकोनॉमाइज द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज rather than maximize the generation of foreign exchange through export promotion. देखिए क्या था कि गवर्नमेंट दो पॉलिसीज़ होती हैं, या तो आप इंपोर्ट करना बंद कर दो या एक्सपोर्ट बढ़ा दो. ठीक है ना. आज के टाइम पे जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें. ठीक है ना. इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अगर आप करेंगे तो फिर क्या होता है, फिर आपके पास एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ख़त्म होता जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ नहीं खरीदेंगे तो लोग आपसे क्यों खरीदेंगे, सीधी सी बात है. ठीक है, और इसमें क्या था कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना चाहती थी अपनी इंडस्ट्री को इंटरनेशनल कंपटीशन से. देखिए क्या था कि 1951 में हम नए आए थे इंडस्ट्री मार्केट में. ठीक है, लेकिन जो कंपनियां पहले से ही हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ी कंपनीज थी. ठीक है, तो उनसे भाई हमें खुद को प्रोटेक्ट करना था क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री. अगर हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे, ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि फॉरेन कंपटीशन जो था बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, उससे हमें गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया. ठीक है ना. इससे क्या हुआ कि कुछ गुड इम्पैक्ट भी, कुछ अच्छे इम्पैक्ट भी दिखेगा और कुछ बुरे इम्पैक्ट भी दिखे. ठीक है ना. अब देखिए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को 1991 तक ही हम लोग चला पाए. क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी कमियां थी इसमें जो बैड इम्पैक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे. पहले गुड इम्पैक्ट्स पढ़ लेते हैं. ठीक है ना. तो गुड इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए इंडिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी. ठीक है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा पार्ट किसका था, एग्रीकल्चर का. ठीक है ना. तो जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो 12% 1951 से इंक्रीज़ होकर 25% हो गया. कब, 1991 में. ठीक है ना. तो अगर देखिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, पूरा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, यानी कि एग्रीकल्चर से हम कुछ इंडस्ट्री की तरफ बढ़े.
ठीक है ना। क्या होता है कि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तभी बोला जाता है किसी कंट्री में जब इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता है जीडीपी में, ठीक है। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखिए क्या था कि जो हमारी जो इंडस्ट्री थी, मॉडर्न इंडस्ट्री थी, ठीक है, उसको डाइवर्सिफाई किया गया। सबसे पहले हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं था कि टेक्सटाइल और जूट तक रह गए हों, ठीक है ना, सिर्फ टेक्सटाइल और जूट को प्रोड्यूस हम लोग नहीं कर रहे थे, या टेक्सटाइल और जूट को हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, हम लोग बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स में भी उतरे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी से क्या हुआ कि सनराइज इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ हुई। सनराइज इंडस्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनमें बहुत ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम डोमेस्टिक चीज़ों को इतना प्रमोट नहीं करते या इंटरनेशनल कंपटीशन से उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, ठीक है ना, तो क्या होता, ये जो हमारी स्ट्रैटेजी थी ये फेल हो जाती, यानी कि हमारी सनराइज इंडस्ट्री फेल हो जाती। रीज़न क्या होता कि जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट थे वो ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है, लेकिन लोगों को जब ये प्रोडक्ट लेने की आदत पड़ गई तो ये सक्सेसफुल हो गई, ठीक है ना। इसी के साथ में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि व्हीकल्स वगैरह की जो इंडस्ट्री थी वो भी बहुत सक्सेसफुल हुई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम बात करें कि जो एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया गया, ठीक है ना, उससे क्या हुआ कि जो जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं थी उनके पास भी अपॉर्चुनिटी आई इन्वेस्ट करने की, ठीक है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज थी जो नहीं यूज़ हो पा रही थी कंट्री की वो भी यूज़ हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये लेटेंट। देखिए सबसे पहले एक इसमें वर्ड आया है कि लेटेंट रिसोर्सेज, यानी कि लेटेंट रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं कि जो खाली पड़ी होती हैं, ठीक है, उनका भी यूज़ हो गया अच्छे से, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं बुरे इम्पैक्ट्स क्या थे, ठीक है। बैड इम्पैक्ट्स को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। अब देखिए क्या हुआ कि काफ़ी सारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी उन्होंने मोनोपोली बना ली। जैसे कि कम्युनिकेशन में बात करें तो जिसको आज के टाइम पे हम लोग जानते हैं बीएसएनएल के नाम से, वो उस समय होता था कि वो टेलीकॉम मिनिस्ट्री एक होती थी, ठीक है, उसके अंदर में दूरभाष केंद्र के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है ना। ये तो इसमें क्या था कि ये किस बीएसएनएल को ही ले लेते हैं चलिए, तो उसकी मोनोपोली थी 1990 तक, ठीक है ना। अगर बात करें तो एक कनेक्शन लगवाने के लिए भी लोगों को कई कई महीनों और साल तक का वेट करना पड़ता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली थी और भाई सबको पता है यहाँ नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ हम लोग अपने जब रेगुलर क्लास स्टार्ट होंगे रिवीजन में एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी, ठीक है। अब जैसे आप बात करें तो आज के टाइम पे अगर उसको कंपेयर करें तो आज के टाइम पे आप देखेंगे कि आपके पास कई कई कंपनीज से कई बार मैसेज आते हैं, ठीक है ना, किसके लिए कि आप हमारी सिम ले लीजिए, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी, कंपेयर अगर करते हैं उस टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अगर हम बात करें कि जो हम लोग बात करें कि जो कंपटीशन नहीं थे ना, अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो अगर हम बात करें 1990 तक हमारे यहाँ कंपटीशन था नहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है। तो एम्बेसडर और फिएट ये क्या थी, ये दो ही मॉडल जो थे वो प्रोड्यूस किए जाते थे इंडिया में। आपने देखा होगा एम्बेसडर गाड़ी अभी तक आपने देखा होगा मूवीज़ में कई सारे में दिखाई जाती है कि नेता वगैरह उसी गाड़ी को यूज़ करते दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, वो ऐसी सेक्टर बन गया कि जहाँ पे कंपटीशन नहीं था तो इनोवेशन बंद हो गया वहाँ पे, ठीक है ना। तो मोनोपोली होने की वजह से ये सेक्टर ख़त्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनडिस्क्रिमिनेटेड स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। देखिए एक सबसे ख़राब चीज़ होती है किसी भी इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट किस में होता रहा है, ब्रेड और शूज़ बनाने में, ठीक है ना। ब्रेड एंड शूज़ यानी कि जो छोटी से छोटी चीज़ है वो भी गवर्नमेंट बनाने लगे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल कहीं जगह नहीं दे काम करने की, सारा कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस करने लगे। तो क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो मतलब एक लोगों के पास काम करने की ताकत भी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही, ठीक है ना, जो टैलेंट था वो भी नहीं शो कर पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइज अ पॉलिटिकल कंपल्शन। अब देखिए
क्या हुआ कि कोई भी ऐसी कंपनी होती है कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, घाटे में जा रही है बहुत ज़्यादा, आप क्या करेंगे, उठा के उसको बंद कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट की ये जो कंपनीज थी, तो इनका क्या हुआ, इन्हें बंद करने नहीं दिया गया। घाटे में जाने के बावजूद अपोजिशन ने कभी अपोज किया, लोग धरनों पे बैठ गए, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये कंपनीज बंद नहीं हो पाई, ठीक है। और घाटे में, इतना घाटे में जाती रहीं और गवर्नमेंट फिर भी इन्हें पैसा दे दे के रिवाइव करती रही, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का पैसा बहुत वेस्ट हुआ, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इसके जो बैड इम्पैक्ट थे उनको रियलाइज़ किया, ठीक है। और 1991 में आते आते एक नई ट्रेड पॉलिसी लेके आई, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। क्वेश्चंस आंसर्स मैं आपको पीडीएफ के रूप में शेयर कर दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। और आप क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग जल्दी से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।